डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइसिंग मेथड्स को। प्राइसिंग के हमने कई डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। और प्राइसिंग करना किसी भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए या किसी भी कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल फैक्टर है, क्योंकि मार्केट में वो जो प्रोडक्ट के साथ में गए हैं वो सस्टेन करेगा अथवा नहीं करेगा, उसका जो लास्ट जो मोमेंट है, जो लास्ट एक फेज़ है कि प्रोडक्ट जो है वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अपार्ट फ्रॉम इट्स एट्रीब्यूट्स, वो है प्राइसिंग। उसकी जो कीमत है वो कीमत ये तय करेगी कि वो प्रोडक्ट बाज़ार में जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनमें सक्सेसफुल रहेगा, उनके काम में आएगा अथवा नहीं आएगा, किस किस तरह से वो उस प्रोडक्ट को देखेंगे। तो इस चीज़ में सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा उस उत्पाद की कीमत। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइसिंग मेथड्स। कीमत को ज्ञात करने के कुछ विधियां हैं, उन विधि को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुल 8 विधियां दी गई हैं और इन 8 विधियों में सबसे पहली विधि है, पहला मेथड जो है वो है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग देखा जाए तो बहुत सरल मेथड है। आप इसमें प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और जो भी ओवरहेड्स हैं वो जोड़ते हैं, प्लस जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है 10%, 20%, 25%, एज में बी डिज़ायर्ड, जो कंपनी है उसका जो भी मार्जिन रहे वो उसमें ऐडअप होके और उसमें पर यूनिट कॉस्ट उसकी निकाली जाती है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इग्नोर कर देते हैं, वो फैक्टर है उसकी वैल्यू। जो प्रोडक्ट वास्तव में कंज्यूमर को जो वैल्यू डिलीवर करेगा, उस एस्पेक्ट को हम इस मेथड में छोड़ देते हैं। छोड़ इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्राइसिंग टर्म्स में लेके आना बहुत मुश्किल होता है। यूटिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ा हुआ है। यूटिलिटी वाइज तो हम देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो यूटिलिटी है किसी प्रोडक्ट की, वो तो हमें पता चल जाएगी यूटिल्स में, लेकिन उन यूटिल्स को फिर प्राइस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है, या इस मेथड की वीकनेस आप समझ लीजिए कि जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। तो मार्कअप जो प्राइसिंग है वो बहुत सिंपल मेथड है प्राइसिंग का। नेक्स्ट आता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। ये परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग और वैल्यू प्राइसिंग, ये दोनों मेथड्स अब कंपनीज बहुत काम में लेने लगी हैं। कॉस्टिंग वाइज देखा जाए तो कोई भी उत्पाद जो है वो उसकी कॉस्ट से नीचे कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। दोनों ही मेथड्स में जो वैल्यू रिसीव होगी कंज्यूमर्स को, उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी भी कीमत पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उससे नीचे जो कंपनी है वो किसी भी उत्पाद को नहीं बेच पाएगी, क्योंकि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स में जो कॉस्ट आने लगी है, वो तो एटलीस्ट उसमें जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कॉस्ट के बदले जो कंज्यूमर को वैल्यू या उसका एप्लीकेशन या उसका उपयोग जो मिल रहा है, उसके हिसाब से यदि प्राइसिंग की जाए तो ये बहुत बेहतर होता है। जिसकी सबसे नीचे का जो लेवल होगा वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो होगी। इन दोनों मेथड्स में जो एप्लीकेशन पार्ट है उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है, और उसको ध्यान रखने के लिए जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उस प्रोडक्ट में क्वालिटी डायमेंशंस हैं या उसके जो गुण हैं,
किन गुणों को वो धारण करता है, उनका बड़ा ध्यान रखा जाता है। यदि वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किसी भी कंज्यूमर की अपेक्षा से अधिक हैं, वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उससे अधिक हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस पे कर सकता है। वो जो यदि कोई मान लीजिए कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है और उस रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट में कोई दो गुण नहीं है, और कोई कंपनी है वो अपने नए उसी तरह के प्रोडक्ट में कोई दो गुण नए डालकर देती है, तो कंज्यूमर उसके ऐसा माना जा सकता है कि उससे बढ़ती हुई प्राइस देगा ही, क्योंकि उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन है, उपयोग जो है उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन पार्ट है दोनों ही मेथड्स में, वैल्यू प्राइसिंग में और परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में, उसको हम देख रहे हैं कि ये कंज्यूमर या उपभोक्ता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है गोइंग रेट प्राइसिंग। कभी कभी होता है कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उसकी प्राइसिंग करने में काफ़ी जटिलताएं आती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो अम, कई बार कंपनीज ऐसा करती हैं कि किसी दूसरी कंपनी ने अगर सिमिलर प्रोडक्ट है तो उसमें प्राइसिंग कर रखी है, तो लगभग वो उससे मिलती जुलती प्राइसिंग कर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से वो कीमत को कुछ कम या कुछ अधिक रख लेती हैं। तो ये गोइंग रेट प्राइसिंग सामान्यतया जो कम कीमत के जो वस्तुएं या उत्पाद होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग जो होती है, जब कोई उत्पाद बहुत सेलेक्टेड मात्रा में उपलब्ध है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध है, और कंपनी ये जानती है कि इसके बहुत सारे डिमांड ज़्यादा है, इसके खरीदार ज़्यादा हैं, तो कंपनी ऑक्शन टाइप प्राइसिंग करवाती है। कंपनी ही नहीं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ऑक्शन टाइप प्राइसिंग करवाती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि कंपनी वाइज ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑक्शन टाइप प्राइसिंग में जो बिड्स होती हैं, जो बोली लगाई जाती है, वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर बढ़ती हुई बोलियां लगाई जाएगी तो वो मैक्सिमम लेवल पे सेट होगा। अगर बोलियां कम लगाई गई हैं अथवा कोई बोली नहीं लगाई गई है तो वो निम्नतम स्तर पर वो वस्तु बिक जाएगी। ग्रुप प्राइसिंग, इन दिनों ग्रुप प्राइसिंग बहुत चलन में है, क्योंकि ऑनलाइन जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ चुका है। कंपनीज अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक बंच बना देती है, 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट, और उनका जो एमआरपी होता है उस एमआरपी से, अगर 3 प्रोडक्ट हैं 100 रुपए के तो 300 रुपये। लेकिन क्योंकि बंच बन गया है और वो तीनों एक साथ बिकेंगे, तो इस केस में जो कंपनी है वो 300 रुपये की बजाय हो सकता है कि 290 रुपये, 270 रुपये, इस तरह से वो चार्ज करें। तो उससे क्या होगा, जो उपभोक्ता है उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और कंपनी को आसानी होगी उन तीनों प्रोडक्ट्स को बेचने में। तो ये जो ग्रुप प्राइसिंग है ये आजकल बहुत चलन में है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बहुत जटिल होती है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में जो कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो वास्तव में बहुत अधिक डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए, सेलेक्टेड होना चाहिए, और उसके लिए जो कंपनी है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन एट्रीब्यूट्स को बहुत सावधानी से कंज्यूमर्स को बताते हैं कि जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत सेलेक्टेड नेचर के हैं। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर इन चीज़ों को समझेगा वो ही खरीद पाएगा। तो जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं ली जाती है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मास लेवल पर नहीं बनाए जाते हैं,
बहुत सेलेक्टेड नेचर के होते हैं। देन गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग। गेन एंड रिस्क शेयरिंग जो प्राइसिंग है वो हम सामान्यतया सेवाओं के लिए काम में लेते हैं, और साथ जो बीमा सेवाएं होती हैं उनमें अधिक काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क शेयरिंग भी होती है और गेन भी होता है। तो इनकी जो मार्केटिंग होती है वो नीड बेस्ड होती है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर रिस्क को अंडरटेक करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो उनकी जो प्राइसिंग होगी वो घटती जाएगी। लेकिन अगर जो रिस्क टेकर्स हैं उनकी संख्या अगर कम है तो उनके बीच में फिर जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो बटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो गेन एंड रिस्क शेयरिंग प्राइसिंग है वो सामान्यतया हम बीमा सेवाओं के लिए, इंश्योरेंस के लिए यूज़ में लेते हैं। तो आज हमने डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ब्रेक इवन एनालिसिस और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू।